चलिए दोस्तों, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी फुल डिटेल्स ये वीडियो होगे अलग अलग सीरीज में। इसे पार्ट में मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। बहुत बार आपको ये दिक्कतें आती होगी कि किसको प्रायोरिटी दे, क्या हमारा नेम करेक्ट है, क्या रॉन्ग है। फुल डिटेल मैं ये कहूँ कि ये जितने IUPAC के लेक्चर्स में अपलोड करूँ उतने सब आपने अगर देख लिए तो फिर एक भी IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए आपका डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात, मैं साथ में आपको कुछ कॉमन नेम्स भी सिखा दूंगा कि कैसे डिराइव होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि IUPAC नोमेनक्लेचर 1 टू लेके Z तक, मतलब 1 से लेके पूरी की पूरी इसकी थियरी डिटेल में मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अब से इस चैनल पर अलग अलग बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो गए। 10th बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है, उसके मैथ साइंस के भी अपलोड हो गए। 11 12 साइंस, JEE मेंस, नीट, एडवांस, इन सब के लेक्चर्स, कॉलेज के अंदर जो अलग अलग कोर्सेज हैं उन सब के वीडियोस आना शुरू हो गए इसके अंदर। चलिए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब IUPAC नोमेनक्लेचर तो आपको पता है कि ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग क्लास है, जिसके लिए हमें अलग अलग रूल देखने हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब रूल बता दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ साथ आप इसको लिखने से आपको याद भी रहेगा। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड देयर नोमेनक्लेचर। पहले हम देख लेते हैं एलिफेटिक। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है तो उसमें दो क्लास में से पहला क्लास यही होता है, एलिफेटिक। इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, टू सिस्टम ऑफ नेमिंग आर जनरली यूज्ड। हमें एलिफेटिक के अंदर जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसके अलावा जो है वो भी मैं बता रहा हूँ कि हम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो तरीके से नाम दे सकते हैं। कौन कौन से? तो एक है ट्राइवियल सिस्टम और दूसरी है IUPAC सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम क्या है? तो जो सपोज घर में आपको कोई एक नाम से बुलाते होगे, जैसे कि लालो, तो वो नाम आपका जो है वो आपके घर के तक ही सीमित रहेगा। पर IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब ऐसा नाम जिससे दुनिया में लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में नाम पढ़ते ही पता चले। ये किस तरह से ये आया? तो पहले आपको बता दूं कि ट्राइवियल सिस्टम होती क्या है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर नेम्ड आफ्टर, जब बहुत पहले के टाइम में IUPAC ने परफेक्ट रूल्स नहीं बनाए थे, तब ये लोग जो कंपाउंड थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसके नाम कैसे देते थे। अब देखो, पहला ही नाम मैं कहूँ आपको यूरिया, तो ये लोग कहाँ से नाम लेके आते थे, नाम कैसे देते थे? द सोर्स फ्रॉम विच वेर ऑप्टेन। तो शुरुआत में इन लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम कैसे रखे? तो आपका कंपाउंड किस में से मिल रहा है, सोर्स के हिसाब से। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से भी नाम दिए हैं, पर अभी हम चल रहे हैं बहुत पुराने टाइम पर जहां सोर्स के हिसाब से नाम देते थे। जैसे कि आपने एक नाम पढ़ा होगा यूरिया। अब आप सबको पता है यूरिया NH2CONH2, पर ये ट्राइवियल नेम ऑफ यूरिया कैसे आया पता है? तो urea got its name because the compound was obtained from urine। जब शुरुआत के काल में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिन, जो यूरिन था उसमें से यूरिया को एक्सट्रैक्ट किया और उसके ऊपर से NH2CONH2 का नाम इन्होंने ट्राइवियल नाम यूरिया रखा। ये सोर्स के हिसाब से इन्होंने रखा था। दूसरा एक मिथाइल अल्कोहल, ये नाम भी आपको पता होगा, CH3OH, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इसका एक दूसरा नाम है वुड स्पिरिट। तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट नाम क्यों दिया गया? सिंस इट कुड बी ऑब्टेन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट
ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। आप जो लकड़ी होती है ना, उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू इन्होंने उस टाइम पर मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया था, तो उस हिसाब से सोर्स वुड स्पिरिट इन्होंने नाम दिया। तीसरा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड। ये भी आपको पता होगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों? अब आपको पता है कि बचपन में आपने ऐसा कहा होगा कि काली जो रेड और ब्लैक एंट है, काली है वो भगवान की है, रेड है जो काटती है तो दानव की है, ऐसा कुछ सुना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो रेड एंट होती है, उसके काटने से वो हमारे ब्लड के अंदर फॉर्मिक एसिड इंट्रोड्यूस करती है और इसीलिए हमें जलन होती है। तो फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों रखा? तो फॉर्मिक एसिड डिराइव इट्स नेम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर्मिकस, और जिसका होता है मीनिंग रेड एंट, और उसके ऊपर से इसका नाम आया फॉर्मिक एसिड। तो ये जो सिस्टम है, सोर्स के ऊपर से कंपाउंड लाने की इनकी जो सिस्टम थी, उसके ऊपर से जो नेमिंग सिस्टम थी, इस सिस्टम को हम ट्राइवियल नेम देंगे, ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। पर ये चली नहीं, क्यों? अब मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ कि यूरिया, तो फर्स्ट टाइम किसी ने सुना हो तो उसको थोड़ी ना पता होगा कि यूरिया की फार्मूला क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो उससे थोड़ी ना उसकी फार्मूला पता चलेगी। तो इन लोगों ने नाम के ऊपर से हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे जान सके, तो जिनेवा IUPAC जो सिस्टम है, वो नेम सिस्टम लाने वाला जो है, वो जिनेवा सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मेन ब्रांच जिनेवा में है। आपने शायद ये भी नहीं सुना होगा, वो भी नया कह दूं, गाइड टू IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग करने के लिए जो रूल बनाए, उसमें R पेनिको, WH पॉवेल एंड JC रिचर, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए शुरुआत में रूल बनाने का काम किया। ये जिनेवा में इनकी इंस्टीट्यूट पूरी, उसके अंदर इन्होंने ये वर्क निकाला। तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी। अब शुरू करते हैं हम नोमेनक्लेचर। IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बच्चों जनरली जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाम जो है ना, उस नाम को 3 हिस्सों में बांटा। वो 3 हिस्से कौन से हैं? तो नंबर 1 वर्ड रूट, नंबर 2 सफिक्स एंड नंबर 3 प्रीफिक्स। वर्ड रूट मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन, जो मेन उसके अंदर चेन होगी वो। ये वर्ड रूट का दूसरा नाम आप लिख सकते हो पेरेंट चेन। तो वर्ड रूट, उसके अंदर सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करने से हमें पूरा IUPAC नाम मिलता है। अब आप कहोगे कि सर हमें वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स इनकी पूरी जानकारी नहीं है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ड रूट होता क्या है। द वर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ चेन। कोई चेन हो, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दूं कि CH3CH2CH2CH3, ये अभी मैंने बहुत सिंपल लिया कि इसमें 4 कार्बन लाइन में एक दूसरे से अटैच है। इसे कहा जाता है दोस्तों पेरेंट चेन, या तो चेन, मेन चेन, या तो वर्ड रूट। फॉर चेन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम स्पेशल वर्ड रूट। अब वो नाम है, अगर एक ही कार्बन है तो उसमें जो वर्ड रूट ऐड होता है वो ऐड होता है मिथ। अगर 2 कार्बन है तो वो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप,
4 कार्बन है तो बट। तो आपने अभी तक सपोज थोड़ी बहुत तो आपको केमिस्ट्री पता है, तो इसका नाम शायद आपने पढ़ा होगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो पढ़ा है ना, इसमें जो BUT है ना, ब्यूट, वो जो है वो वर्ड रूट का नाम है। फिर उसके पीछे एन है, इन है, वो सफिक्स है। तो पहले इन्होंने क्या किया कि वर्ड रूट डिसाइड की। अब अलग अलग वर्ड रूट्स होती है, जैसे मैंने थोड़े एग्जांपल लिए हैं। अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो बिट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 20 इकोसेन, 20 इकोसेन, 30 ट्राई एकाउंटेन, 40 टेट्रा अकाउंट, 50 पेंटा अकाउंट, और 100 हो तो उसे हेक्ट भी कहते हैं या तो हेक्टा भी बोलते हैं। तो ये वर्ड रूट जो आपने अभी तक नाम कहीं पर भी पढ़ा हो, तो उन सब के अंदर दोस्तों, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं जो पहला आप इस्तेमाल करते थे पेरेंट चेन के नाम में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसमें जो आगे का वर्ड है वो आपकी वर्ड रूट है। वो आपको ये सजेस्ट करता है कि हाउ मेनी टोटल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन योर वर्ड रूट, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन्स अवेलेबल है। दूसरा है सफिक्स। द वर्ड रूट इज लिंक्ड टू सफिक्स विच मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। या तो ये प्राइमरी होगा या तो ये सेकेंडरी होगा या तो बोथ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो गए। प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ लिंकेजेस इन द कार्बन एटम। पढ़ा है कभी ऐसा? एक 1 to 1 डिटेल आपके साथ है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा? नेचर ऑफ लिंकेज। अब आप कहोगे नेचर ऑफ लिंकेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द कार्बन एटम आर लिंक्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आपको पता होगा कि आप उसे क्या कहते हो? आल्केन। तो जो पीछे लगता है ना ANE, वो सफिक्स है इसका। जैसे कि मैं एक बात करूं कि CH4, तो पेरेंट चेन, मेन चेन, एक ही तो कार्बन है, और अभी मैंने वर्ड रूट में इसको कहा, क्या कहा इसका नाम? मिथ। देखो, एक कार्बन हो तो मिथ, फिर इसके पीछे सफिक्स लगेगा। अब कार्बन सब सिंगल बॉन्ड, एक ही तो कार्बन है, तो इसके पीछे एन लगेगा, तो ANE, और इसके ऊपर से इसका स्पेलिंग बना मिथेन। अगर आपके पास CH3 दो कार्बन है, तो आप क्या कहोगे? दो कार्बन, इसका मतलब वर्ड रूट में कौन सा वर्ड है? इथ। तो क्या कहोगे आप इसे? इथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्केन, तो ANE, तो नाम होगा इथेन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसमें आप सफिक्स कौन सा ऐड करोगे? ENE, इन। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 2, तो लगेगा इथ, ETH। और सफिक्स कौन सा ऐड होगा? इन, ENE, तो इसका हो गया नाम इथीन। ओके। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके पीछे क्या लगाएंगे? आइन। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कितने कार्बन है इसके अंदर? 2 कार्बन है, तो कौन सा होगा? ETH, इथ, और पीछे आइन, तो YNE, तो नाम हो गया इथाइन। तो कौन सा नेचर है, इस हिसाब से हम इसके अंदर
सफिक्स ऐड करते हैं। जनरली मैंने आपको कहा 3, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारी पेरेंट चेन के अंदर, वर्ड रूट के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं, इसे कहा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल के साथ बताऊंगा। इट मे बी नोटेड दैट वाइल एडिंग द सेकेंडरी सफिक्स, जब हम सेकेंडरी सफिक्स को ऐड कर रहे हैं टू द प्राइमरी सफिक्स, अगर प्राइमरी सफिक्स के अंदर जब हम सेकेंडरी सफिक्स ऐड करेंगे, तो पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि प्राइमरी सफिक्स के अंदर सेकेंडरी सफिक्स ऐड कब होगा? तो पहली लाइन में मैंने क्या कहा? जब फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो क्या रूल है? तो सेकेंडरी सफिक्स टू प्राइमरी सफिक्स, द टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स, जैसे कि ए एन ई में ई है, ई एन ई में ई है, वाई एन ई में जो ई है, इज ड्रॉप्ड इफ कंप्लीट सेकेंडरी सफिक्स प्लस मल्टीप्लाइंग अफिक्स इफ एनी सच डाई ट्राई टेट्रा बीइंग विथ वोवेल। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप का नाम वोवेल से शुरू होता है, मतलब नाम नहीं, उसका सफिक्स, जैसे अल्कोहल, तो उसको आपको पता होगा ऑल ऐड होता है, तो ओ से शुरू होता है, तब हम नाम में से ई निकाल देंगे। बट अगर हाव एवर द टर्मिनल ई, कौन सा ई? ये वाला ई, एन, इन और आइन का ई, इज रिटेन if the secondary suffix beings with a consonant। मतलब अगर आपको ये दिख रहा हो कि सफिक्स में अगर वोवेल है तो ही ई हटाना है, नहीं तो इसको रहने देना है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब देखो CH3OH, अब वर्ड रूट की बात करो तो एक कार्बन है, और अगर एक कार्बन अवेलेबल है तो आप इसमें क्या लगाओगे? BUT। प्राइमरी सफिक्स तो कार्बन एक ही है, सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो होगा ANEN। अब एक और चीज कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है? ऑल। अब देखो इस ऑल का स्पेलिंग ओ वोवेल से शुरू होता है, तो नाम में लगने वाले ई को हम निकाल देंगे। तो नाम कैसे बनाएंगे? BUTANE ऑल, पर ये ई निकालेंगे क्योंकि ये वोवेल से शुरू हुआ, तो नाम बनेगा ब्यूटेनॉल। अब इसमें 1 ब्यूटेनॉल लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कब जरूरत है और कब नहीं है। अब एक और चीज, E of ANE is dropped, यहां हमने इसको निकाला, क्यों? बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स जो है वो ऑल, ओ से शुरू हो रहा है वोवेल से, इसीलिए। और यहां 1 भले लगाया, यहां तो जरूरत ही नहीं है, पर आगे जाके ऐसी जरूरत पड़ी, जैसे कि मैं आपको बताऊं CH3CH3OH। अब आप देखो कि पेरेंट चेन के अंदर, वर्ड रूट के अंदर कितने कार्बन हैं? 3 हैं, तो आपका OH कहाँ है? तो 2 नंबर की पोजीशन पर है। चलो पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन हैं? 3, तो PROP, प्रॉप वर्ड रूट लगेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, प्लस OH के लिए सफिक्स है कौन सा? ऑल, और वोवेल से शुरू हुआ तो इस ई को हम निकाल देंगे, तो प्रोपेनॉल इसका नाम। बट यहां कैसे पता चलेगा कि हमारा OH कहाँ है? इसीलिए इस नाम को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? तो इसमें जैसे लिखा वैसे
प्रोपेन-टू-ऑल कि भाई प्रोपेन में 2 नंबर की पोजीशन पर ऑल मतलब OH है। हाँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2-प्रोपेनॉल तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये OH यहाँ 1 नंबर पर भी आ सकता है। अब नंबरिंग कैसे करनी है वो हम डिटेल में देखेंगे। मतलब अभी आपका ये क्लियर होना चाहिए कि भाई IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स होती है, सेकेंडरी सफिक्स होती है, तब जाके नाम बनना शुरू होता है। प्राइमरी सफिक्स का ई निकालना है कब? जब सेकेंडरी सफिक्स की जो फर्स्ट लेटर है वो AEIOU से शुरू होता हो तो। कब नहीं ड्रॉप करना है? अब देखो ये वाला, इस वाले में आप देख सकते होगे कि 4 कार्बन आपको लाइन में दिख रहे हैं 1 2 3 4। तो वर्ड रूट में 4 कार्बन है तो वो वर्ड रूट BUT होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ANE होगा। और 2 बार OH है ना तो ऑल 2 बार लगेगा, तो सिर्फ ऑल नहीं, क्या लगेगा? डायोल। अब इसमें देखो, अब हमारा सेकेंडरी सफिक्स D से शुरू होता है, AEIOU से शुरू नहीं होता, तो हम E को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो क्या नाम होगा? BUT प्लस ANE प्लस DIOL। और ये E जो है वो हमें रखना है, तो वो नाम क्या हो जाएगा हमारा? तो वो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डायोल। इसमें गलत है, ई नहीं ड्रॉप किया था, ई ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या नाम देंगे? ब्यूटेन 1,4 डायोल और ई रखा है। क्यों ई रखा है? क्योंकि ये डी से शुरू हुआ है इसलिए। तो ब्यूटेन 1,4 डायोल। चलो 1,4 क्यों आया? क्योंकि पहली पोजीशन पर OH और 4th पोजीशन पर OH, इसलिए ब्यूटेन 1,4 डायोल। मुझे सिखाना था ई निकालना कब है, ई रखना कब है। बाकी तो हम नाम देखेंगे। हियर E of ANE is not dropped because secondary suffix diol beings with a consonant D से शुरू हुआ इसलिए। 1,4 पोजीशन क्यों? तो कि OH किस कार्बन पर है। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे नंबर किया, हम ऐसे नंबर करते तो भी आपका 1,4 ही आता। और मैंने कहा कि इसके लिए हम डिटेल में देखेंगे। चलिए अब प्रीफिक्सेस की बात करनी है हमें। देयर आर मैनी ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। देयर आर मैनी ग्रुप्स विच आर नॉट रिगार्डेड एज ए फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हो जिसे हमने फंक्शनल ग्रुप नाम नहीं दिया, बहुत अजीब लगेगा। There are many groups which are not regarded as a functional group in the IUPAC name of the compound. कभी कभी हम कुछ ऐसे ग्रुप्स है एटम के जिसको हम फंक्शनल ग्रुप के तौर पर नहीं लेंगे। These are regarded as a substituent या तो फिर उसे कहेंगे साइड चेन। अगर IUPAC के अंदर कुछ ऐसे हैं ग्रुप्स जिसको हमने कौन से तरीके से कंसीडर किया है? सब्स्टिट्यूट या तो साइड चेन, वो हमारे लिए उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। These are represented as prefixes and are placed before the word root while naming of the particular compound. तो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे जो आगे लगेंगे, बताऊंगा मैं वो आपको। आज मैं ये जनरल इंफॉर्मेशन के साथ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के बारे में बताते रहा हूं। फिर दूसरे वाले लेक्चर में हम देखेंगे सब के सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल देखेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। दिस में बी अल्काइल ग्रुप्स मतलब सब्स्टिट्यूट या तो जिसको हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा है वो। दिस ग्रुप्स कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम लेस देन अल्केन।
अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूट जो अल्काइल ग्रुप है तो उसके अंदर अगर एक हाइड्रोजन कम है तो वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करेगा। कैसे? These are named by substituting suffix a and e and of the name of the corresponding alkane by YL। कैसे? तो देखो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन तो मीथेन है, एक कार्बन वर्ड रूट चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो मीथेन, मिथ प्लस ए एन ई मीथेन। पर अगर हम इसके अंदर से एक हाइड्रोजन कम कर दे, यहाँ जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है, इसीलिए मैंने इसे ये बॉन्ड दिखाया है। तब इसे मीथेन नहीं कहेंगे पर क्या कहेंगे? मिथाइल। मतलब क्या किया कि जो इसकी वर्ड रूट थी METH, मिथ, उसके अंदर YL हमने वर्ड ऐड किया, मिथाइल। अब देखो CH3 तो इथेन, पर एक हाइड्रोजन कम कर दो तो इथाइल। 3 कार्बन है फुल्ली सेटिस्फाइड तो प्रोपेन, पर एक हाइड्रोजन कर दो कम तो प्रोपाइल। इसके अलावा भी हम इसे अलग अलग नाम देंगे। फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट रिगार्डेड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इससे शुरू किया है हमने कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसे नॉट रिगार्डेड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसा होगा कि आपके कंपाउंड के अंदर इसको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं माना गया है। इफ अ कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ऐसा हो कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो, then one of the functional group is regarded as a principal functional group। तब उन सब में से किसी एक को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जैसे कि हमने कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो, बहुत सारे गेस्ट को बुलाया हो, तो उनमें से किसी एक को चीफ गेस्ट कहेंगे। सेम यहाँ बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें से किसी को हम प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप नाम देंगे। If a compound contain more than one functional group, then one of the functional group is regarded as a principal functional group and is treated as a secondary suffix। और उसे हम क्या कहेंगे? secondary suffix बाकी को लगाएंगे। The other functional group regarded substitute indicated by prefixes। देखेंगे वो। अब पहले पकड़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन दो ही हो गए। These are the organic compounds containing carbon and hydrogen atoms only। और उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर क्या है हमारे पास? कार्बन एंड हाइड्रोजन। They may be further classified into two classes, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गए सबके सब, और अगर कार्बन कार्बन डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड है तो समझ लीजिए कि वो अनसैचुरेटेड है, मतलब अल्कीन एंड अल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मतलब हम किसको पकड़ेंगे? अल्केन। अब अल्केन की जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जहां n की शुरुआत 1 से होगी, जैसे कि n = 1 तो CH4 हो जाएगा मीथेन, 2 होगा तो C2H6 इथेन। ओके, और इसके अंदर सफिक्स हम लगाते हैं ANE। These are the organic compounds which contain only कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। These were earlier named as पैराफिन्स, और इसे क्या नाम दिया गया है? पैराफिन्स। आपने अगर कॉलेज की है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए पैराफिन लाओ ट्यूब में भर के, ऐसा कहेंगे, तो उसका नाम पैराफिन ही क्यों था? कभी पूछा है? या तो पैराफिन मतलब क्या है? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए उसका यूज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेने के लिए करते हैं। मीनिंग लेटिन एफिनिटी। क्यों इसका नाम पैराफिन रखा? तो ये एक लैटिन वर्ड है
और जिसका मतलब होता है एफिनिटी। ड्यू टू देयर लिस्ट केमिकल रिएक्टिविटी, वो जल्दी से रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व होते और इसीलिए उसे कहा गया है पैराफिन्स, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, जिसको आप यूज़ किया होगा अगर कॉलेज की है तो। चलो, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या इसमें है, जिसको ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर दिया है तो ये दिक्कत तो एक देता होगा आपको। अब ब्यूटेन आपको पता है क्या है ब्यूटेन, तो CH3CH2CH2CH3 ये ब्यूटेन है। अगर सबके सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तब, अगर आपका कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन है। दूसरी बात, प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहा जाता है प्राइमरी हाइड्रोजन, जैसे कि ये प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और ये प्राइमरी हाइड्रोजन। आया समझ में? अब सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर लिखो, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनको एक सेकेंडरी, टर्शरी, नॉर्मल और आइसोब्यूटाइल, इन सब में कंफ्यूजन है। नॉर्मल का मतलब समझ लो कि कहीं पर भी ब्रांच नहीं है, ये जो है ना वो नॉर्मल ब्यूटाइल है, CH3CH2CH2CH3, देयर इज अ नो ब्रांच अवेलेबल, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटाइल है। अब आप कहो कि सर मुझे सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत आती है, तो सुनो, सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो आपको क्या करना है कि सेकेंडरी कार्बन जो है उस सेकेंडरी कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हटा देना है। क्या कहा मैंने? आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और आपको अगर ये ड्रॉ करना नहीं आता तो ऐसे कंपाउंड लिखो और सेकेंडरी पहले चूज करो। इसके बाद क्या करो, तो इसके अंदर जो सेकेंडरी कार्बन है, जैसे कि इसमें दो सेकेंडरी कार्बन है, इनमें से किसी भी एक का हाइड्रोजन कम कर दो। जैसे कि मैं इस वाले का एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो CH3CH2CH3, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है जो सेटिस्फाइड होगी यहाँ कहीं से, फिर यहाँ क्लोरीन लगे, ब्रोमीन लगे, OH लगे, सपोज यहाँ OH लगा तो ये सेकेंडरी ब्यूटेनॉल हुआ आपका। सपोज आप यहाँ Cl लगा दो, ओके, ये सपोज यहाँ आप क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो वो सेकेंडरी हैलाइड हुआ, पर ब्यूटाइल हैलाइड हुआ। अब टर्शरी ब्यूटाइल, तो आप देखो कि इसमें कहीं टर्शरी कार्बन अवेलेबल है, इसमें कहीं पर टर्शरी कार्बन अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। मैंने क्या कहा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाने के लिए सेकेंडरी कार्बन पर से सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा दो, तो टर्शरी ब्यूटाइल बनाने के लिए टर्शरी कार्बन वाले से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि इसमें तो टर्शरी कार्बन ही नहीं है, तो इसे कैसे हम बनाए, टर्शरी बना सकते हैं। देखो, एक कार्बन है CH3CH3CH3, एक कार्बन के साथ मैंने तीन कार्बन जोड़ दिए और यहां लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। अब आप सोचो कि ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, टर्शरी कार्बन हुआ। क्यों टर्शरी कार्बन हुआ? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है दोस्तों, ये वाला कार्बन वो तीन कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन हुआ। अब इस वाले हाइड्रोजन को हटा दो आप, CH3CCH3CH3 और यहाँ बॉन्ड छोड़ दो, तो ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल। चलो, आइसोब्यूटाइल। आइसो जब भी वर्ड आए लास्ट टू सेकेंड पर मिथाइल ब्रांच एक ही होगी। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो CH3CH3CH2 बॉन्ड छोड़ देते हैं। अब देखो, लास्ट टू सेकेंड यहां से ये वाले के साथ एक ब्रांच मिथाइल ब्रांच है, इसे कहा जाता है आइसो। और आइसोब्यूटाइल मतलब यहाँ तीन हो गए तो ये आइसोब्यूटाइल हुआ, और एक बॉन्ड छोड़ दो तो यहाँ OH लगे तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगा।
हेलोजन हो तो हैलाइड होगा। एक और एग्जांपल करवाता हूं आपको, पेंटेन। पेंटेन मतलब क्या, तो C5H12। ओके, अब इसमें नॉर्मल पेंटेन मतलब क्या, मैंने कहा था कोई ब्रांच नहीं होगी, तो CH3CH2CH2CH2CH3, इसमें कहीं पर कोई भी जगह पर ब्रांच नहीं है, नॉर्मल चल रही है, तो नॉर्मल पेंटेन। अब आप सोचो, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। ओके, अब आपको सेकेंडरी पेंटाइल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को यहां से निकाल दो, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी। आपको आइसोपेंटाइल बनाना है, तो मैंने क्या कहा, लास्ट टू सेकेंड पर एक ब्रांच होनी चाहिए, इसमें कहीं लास्ट टू सेकेंड पर ब्रांच नहीं है, तो आपको क्या करना है, CH3CH CH3CH2CH2 बॉन्ड छोड़ दो, लास्ट टू सेकेंड पर एक मिथाइल ब्रांच है, 5 कार्बन है, तो आइसोपेंटाइल। और ये यहाँ OH होगा तो आइसोपेंटाइल अल्कोहल, यहाँ Cl है तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड, Br है तो आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियो, नियो तो क्या है, ये नया आया, इसमें मैंने आपको क्या क्या करवाया, टर्शरी, सेकेंडरी और आइसो करवाया, नियो नॉर्मल। अब देखो नियो मतलब क्या, नियो का मतलब ये होगा कि यहाँ लास्ट टू सेकेंड पर जैसे एक ब्रांच है मिथाइल की, वैसे 2 ब्रांच होगी। जैसे कि मैं ये कहूँ कि CH3CH3CH2 ब्रांच छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर OH लगाओ तो नियो पेंटाइल अल्कोहल, फिर यहाँ पर आप Cl लगाओ, नियो पेंटाइल क्लोराइड, पर नियो क्या, लास्ट टू सेकेंड पर 2 मिथाइल ब्रांच होगी, इसे नियो कहा जाता है। ओके, अब इसमें देखो टर्शरी पेंटाइल, क्या कहा था, टर्शरी कार्बन होना चाहिए, टर्शरी कार्बन ही नहीं है, तो पहले तो आप टर्शरी कार्बन बनाओ। कैसे बनाएंगे कि कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, ये हो गए 3, पर यहाँ 4 कार्बन हुए, हमें 5 चाहिए क्योंकि पेंटेन की बात करें, तो और एक CH2 लगाना पड़ेगा। और ये अब देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से ही अटैच है, तो इसे आप टर्शरी कह सकते हो, बिल्कुल नहीं, ये वाला टर्शरी नहीं है। तो टर्शरी कैसे बनाएंगे कि जिसके अंदर क्या होगा कि वो 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, CH2CH3 ऐसे छोड़ दो इसे। ओके, तो ऐसे इसे छोड़ दो। ओके, अब आपने मैंने जो नाम लिखा वो अच्छे से देखा, यहाँ नॉर्मल के बाद एक डैश लगाया है, आइसो के बाद डैश लगाया है, पर नियो पेंटाइल सीधा लिखा, डैश नहीं लगाया, सेकेंडरी के बाद डैश लगाया, टर्शरी के बाद लगाया। अब देखो इट मे बी नोटेड, जब आप सेकेंडरी टर्शरी लिखो तब आपको डैश रखना है, पर जब आप जैसे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो बीच में डैश डालना है, छोटे से छोटा रूल लिया है मैंने। पर जब आइसो और नियो लगाओ ना, तब हमें डैश नहीं लिखना है, सीधा लिखना है, जैसे आइसो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटेन। इसमें मैंने गलती की है, यस, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, सिर्फ नॉर्मल में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, नियो और आइसो में नहीं डालना है, ये मैंने गलती की है। चलिए, तो नियो पेंटेन, आइसो ब्यूटेन सीधा लिखना है, डैश हमें सेकेंडरी, टर्शरी और नॉर्मल 3 में डालना है। ओके, आइसो और नियो में नहीं। देखना अच्छी बुक में ऐसा ही लिखा होगा। चलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गए या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गए। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तब क्या होगा कि इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, या तो फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, जिसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, जिसकी जनरल फॉर्मूला है CnH2n। यहाँ n की शुरुआत 1 से नहीं होगी, क्योंकि पहली कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए।
अगर N1 होगा तो 2 कार्बन ही नहीं है, इसलिए 2 से शुरू करें। इसके अंदर सफिक्स कौन सा लगेगा? ANE की जगह ENE, इन लगेगा। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे हम कहेंगे अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कहेंगे। जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसको ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसे ओलिफिन्स कहते हैं? क्योंकि ग्रीक लेटर है ओलिफेंट, जिसका नाम होता है ऑयल फॉर्मिंग, और उसके ऊपर से इसका नाम आया ओलिफिन्स, जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, ऑयल ऑयल ऑयल। बिकॉज द लोअर गैसियस मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगे ना, उसमें गैसियस मेंबर्स की बहुत कम, मोस्ट ऑफ सभी लिक्विड है, इसीलिए इसका नाम ओलिफिन्स ऐसा रखा गया है। IUPAC सिस्टम के अंदर हम सफिक्स जो अल्केन के अंदर ANE है उसे हटा के ENE लगाते हैं। जैसे कि इथेन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो इथीन कहेंगे, बराबर। हायर अल्किन्स होगा तो हम पोजीशन दिखाएंगे 1 2 3 किस पर डबल बॉन्ड है। ओके, जैसे कि देखो ये वाला है तो ये 1 2 3 4, तो 1 पर इन, तो ब्यूट 1 इन। अब आप कहोगे यहाँ से नंबर देते तो आपका क्या जाता, तो 4 3 हो जाता ना, वो रूल करवाओगा, लोवेस्ट नंबर से जाना होता है। द पोजीशन इज मेंशन बाय द फर्स्ट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। द नंबर्स, देखो लिखा है रूल, द नंबर इज रिटन इमीडिएटली बिफोर द पार्ट ऑफ द नेम टू विच इट बिलोंग। जो ये ब्यूट 1 इन है ना, तो इन के एग्जैक्टली आगे आपको लिखना है 1। ओके, अल्काइन तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गए। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, n की शुरुआत 2 से होगी क्योंकि पहले ही कंडीशन डाल दी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। सफिक्स कौन सा लगेगा? YNE, ANE को निकाल दे तो इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको अल्काइन कहा जाता है। अगर हम n = 2 ले तो ये C2H2 हो जाएगा, तो इसका मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम क्या होगा? तो पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है? तो इथ, जो वर्ड रूट आपने कही है। अगर सब होते तो इथेन ANE कहते हैं ना, पर यहाँ हम क्या करेंगे, क्या कहा हमने कि YNE, मतलब सफिक्स कौन सा लगेगा इसके अंदर? YNE, तो इसका नाम होगा इथाइन। जैसे इसके अंदर हमने ANE निकाल के ENE रखा, उसी तरह इसके अंदर YNE लगाते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल रूल थे। अब इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर मैं करवाऊंगा आपको फंक्शनल ग्रुप। हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रूट से जाएंगे और फंक्शनल ग्रुप्स की स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप हेलोजन से शुरू करके सब को बहुत जितने हैं सबके सब फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिए, और प्लीज़ मुझे 1000 कंप्लीशन की तरफ जो बढ़ रहा है मेरा कदम, वो कंप्लीट करवाने में मदद कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ बहुत आ चुके हैं, वो तो मैं बहुत खुश हूँ। करीब करीब आज की डेट में मैंने देखा था 32,000 व्यूज़ मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के साथ।